शुभम के दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि अगर उसे इस बिल्डिंग से जुड़े सारे राज जानने हैं तो उसे कुछ साल पहले हुए एक और हत्या के मामले से शुरुआत करनी होगी। उसने थोड़ी देर बाद जगन से कहा, लेकिन ये होगा कैसे? जगन जी ने कहा, ये वो अतीत है जिसका जिक्र करते ही सब चुप्पी साध लेते हैं और इस पर बात करने के लिए कनॉट प्लेस का एक आदमी तैयार नहीं है। उस घटना के बाद से ही एंटिक स्ट्रीट और कनॉट प्लेस का बाकी एरिया दोनों अलग हो गए थे। बाकी मेरी राय में एंटिक स्ट्रीट काम शुरू करने के लिए सही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहूं तो वो एरिया झूठ बोलने वालों का एक ग्रुप है जिनके पास कोई और कौशल नहीं है। लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूं वो शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ है। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था वो बताओ। शुभम ने जगन की ओर देखा और असमंजस में पूछा। ये पूछते हुए उसने अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। तभी जगन बोला, आग! इस आग ने इस जगह को जलाकर सब साफ कर दिया। शुभम ने लाइटर दबाया, एक बड़ा सा कश खींचा और कहा, ये सब 14वीं मंजिल पर हुआ ना? शुभम ने बताया, यहाँ ऊपर आने से पहले मैंने सुरक्षा गार्ड को कुछ बात करते हुए सुना था कि 14वीं मंजिल पर कुछ अजीब सा हुआ था और ये भी सुना था कि तब से ही इस पूरी मंजिल बंद कर दी गई। गलत। ये जो तुम सोच रहे हो कि 14वीं मंजिल में सब हुआ, वो तुम सही नहीं हो। और वो बात 14वीं मंजिल की नहीं बल्कि 13वीं मंजिल की है। 14वीं मंजिल पर जो हुआ वो दूसरी बात है। हर कोई जानता है कि इस हॉन्टेड बिल्डिंग को कुछ महीने पहले उपयोग में लाया गया था और आधे महीने के भीतर तुरंत छोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ साल पहले जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी, उस वक्त लगी आग के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। जगन ने उसे आगे बताया, उस रात शहर के सभी जानकार केतु नक्षत्र के साथ पैदा हुए एक स्पेशल एनर्जी वाले लोग इस बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर स्टैंड बाय पर थे। वो किसी भी समय 14वीं मंजिल पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इतने लोगों के प्रयास के बाद भी 14वीं मंजिल पर आग रोकने का कोई रास्ता नहीं था। शुभम इरिटेशन के साथ बोल पड़ा, क्या? अरे कोई मंत्र थोड़ी पढ़ा गया, रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है आग बुझाने के लिए। जब आग लगी है तो आग बुझाने के उपाय मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीजें क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए थे? शुभम को ये लग रहा था कि ये लोग कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। 13वीं मंजिल के लोगों के भरोसे छोड़ देने और आग बुझाने की कोशिश न करने का क्या मतलब है? शुभम फिर बोला, ये बिल्कुल बकवास है। नहीं, तुम गलत हो। वो एक कर्म अग्नि थी। केवल उन्हीं लोगों का हस्तक्षेप ही इसे रोक सकता था, लेकिन उस दिन सभी प्रयास व्यर्थ थे। जगन जी के विचार में घटना के वक्त सभी ने अपने प्रयास किए, लेकिन विफलता का मुख्य कारण दूसरों की रुकावट थी। उन्होंने बताया कि उस समय 14वीं मंजिल पर नेगेटिव आत्माओं ने अपने स्थान ले लिए थे और इसीलिए बिल्डिंग के मालिक विकास सिंह को पूरी 14वीं मंजिल को सील करना पड़ा ताकि उस मंजिल को ही एक तरीके से मिटा दें। उन्होंने बताया, अभी भी बेकाबू हालात बने हुए हैं। तब भी इस बिल्डिंग को उपयोग में लाने की मूल चाल यही थी, या एक कमर्शियल ऑफिस सेंटर खोलना है। वो जानते थे कि इतनी प्रीमियम लोकेशन के बावजूद किराया बहुत सही है। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग 14वीं मंजिल पर क्या हुआ इसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन सच ये है कि यहाँ हर मंजिल पर हत्या हुई है और ये सब इस 13वीं मंजिल पर शुरू हुआ था। ये बोलते हुए जगन जी का गला भर गया। शुभम ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें सिंपैथी दी। कुछ देर की चुप्पी के बाद फिर जगन जी ने उसे बताया कि वो उसे यहाँ क्यों लाए हैं। मकसद था सच्चाई का पता लगाना। जगन जी बोले, केवल ये जानकर ही कि उस वर्ष वास्तव में क्या हुआ था, हम अगले कदम पर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा यहाँ आना जरूरी था। शुभम, मुझे अंदाजा है कि कुछ साल पहले 14वीं मंजिल पर हुआ नरसंहार वैसा ही था जैसा ये लोग अब कर रहे हैं। वे सभी किसी चीज के लिए अभी से लगे हुए हैं। हमें बस ये जानना है कि आखिर वो क्या है। अब तक शुभम ने जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, उससे तो उसे ये क्लियर हो गया था कि जगन जी ने सभी को धोखा देकर अपनी मौत की झूठी कहानी क्यों रची। आपको क्या लगता है, इस सबको लेकर आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि आपने अभी जो कुछ कहा उससे तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए सच्चाई का पता लगाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है।
शुभम ने अपनी सिगरेट बुझा दी और तभी उसे एहसास हुआ कि अचानक उसके चारों ओर की सभी लाइटें बुझ गईं। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, जगनजी ने अचानक उसका हाथ नीचे की ओर दबा दिया। लाइट चालू मत करो, तुम्हारे सामने जो कुछ हो रहा है उसको देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, शायद इसलिए कि वो ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी उसने देखा कि उस फ्लोर का खाली गलियारा अब काफी संख्या में आए भूतों से भर गया था। पूरे गलियारे में सिर्फ वही दिख रहे थे। शुभम तो उन्हें देख पा रहा था, लेकिन उन्हें शुभम की उस जगह की मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया और बस अपनी बात दोहराते हुए शुभम ने अपनी जिंदगी में ऐसे कई सारे खतरनाक से खतरनाक भूत से सामना किया था, लेकिन इतने सारे भूतों के एक साथ होने का ये भयानक नजारा शुभम ने पहले कभी नहीं देखा था। इतने सारे भूत? शुभम ने हांफते हुए कहा। और कोई भी हो, अगर वो ये देख ले जो शुभम इस वक्त देख रहा था, उसकी हालत ये हो सकती है कि ये कोई मजाक नहीं है। अगर कुछ ही भूत होते तो उसे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे एक्सपीरियंस पहले कर चुका है। लेकिन जगनजी की अभी अभी बताई गई कहानी के मुताबिक इस 13वीं मंजिल पर कई सारे लोग मारे गए थे। लेकिन जब इतने सारे लोग सामने आए तो ये रूह कपा देने वाला एक्सपीरियंस था। घबराओ मत, सामने मौजूद ये भूत हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। हमें बस सेफली यहाँ से निकलने के लिए बस कोने से गुजरकर वो गेट खोलना होगा। उन्होंने उसे बताया कि 14वीं मंजिल तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है और एक जरूरी बात ये कि वहाँ बहुत से असाधारण भूत भी घूमते रहते हैं। तो क्या आप इसे अकेले ही नहीं कर सकते? शुभम ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन जगनजी के चेहरे के भाव को देखकर उसे समझ आ गया कि अकेले ये काम उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल सीरियसनेस के साथ कहा, बस तुम मुझे क्लियरली ये बता दो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेले ही वहां चला जाऊंगा। शुभम को ये एहसास हो गया कि इतने वक्त से छिप कर रहने के बाद अब जगनजी में धैर्य की कमी हो रही थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे इसमें तब तक झिझकने की कोई बात नहीं है जब तक वो दोनों साथ हैं। ऐसी ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए जब वो कोने से गुजरा तो ठंडी हवा के झोंकों ने सीधे उसके शरीर पर अटैक किया। उसने तुरंत जगनजी से कहा, आपने मुझे बताया नहीं कि यहाँ इतनी ठंडी होगी। दोनों तरफ के शीशे के दरवाजे टूट गए हैं और बाहर से अंदर देखने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसके अलावा वहाँ कोई रोशनी भी तो नहीं है। उस जगह का एनालिसिस उनकी खुद की सेंस पर निर्भर करता है कि वो अंदाज से बस कितना उस जगह को समझ पाते हैं। वो अंदर पहुंचे भी नहीं थे कि इसी वक्त एक हरे चेहरे और नुकीले बालों वाली नेगेटिव एनर्जी वाली आत्मा शुभम की ओर दौड़ी। अगले ही पल जगनजी ने अपना जादू दिखाया। ये पहली बार था जब शुभम ने उन्हें ऐसा करते देखा। हालांकि इसमें ऑलमोस्ट मारक क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव आत्मा को उन लोगों से अलग करके उसे आइसोलेट कर देता है। जल्दी करो और ऊपर भागो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते। जगनजी ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए रास्ता बनाने की तैयारी करते हुए कहा, लेकिन असल में कोई रास्ता था नहीं। ऐसा लग रहा था मानो लोहे की रस्सियों ने दरवाजे को कसकर पकड़ रखा हो। इतना ही नहीं, वहां गेट पर लाल तावीज की मुहरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और उसके साथ ही कई काली स्याही के फव्वारे भी दिखाई दे रहे थे। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी चट्टान रखकर उसे रोक दिया गया था और जो लोग इसे रोक रहे थे वो उस समय कनॉट प्लेस के जादुई दुनिया के कर्ता धर्ताओं में से एक थे। शुभम ने ये सब देखकर कहा, क्या आप श्योर हैं कि आप इस दरवाजे को अपनी दैवीय शक्तियों और जादू की मदद से तोड़ सकते हैं? जगनजी ने ये सुनते ही उसकी ओर देखा और फिर वो वहां से पीछे की तरफ उस कोने की ओर दौड़े जहां वो पहले थे। वहीं इधर ये भूत प्रेत अजनबियों की सांसें महसूस करने के बाद बेचैन होने लगे। स्पेशली वो दुष्ट आत्माएं जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। वो तो बदले के इस अवसर को नहीं चूकेंगी, क्योंकि इस वक्त जो भी जिंदा है उनका दोषी है। तभी शुभम ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और जगनजी का साथ देने के लिए उसने किसी तरह झुककर कोने में एक धूप बत्ती जलाई और फिर दूसरी तरफ तैयार करके एक सफेद मोमबत्ती रख दी। ये वही मोमबत्ती थी जो एक्स्ट्रा ले आया था, बिना ज्यादा कुछ सोचे। आखिर वो इस वक्त काम आ रही थी।
ये सब करने के बाद उसने दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उसके शरीर में जितनी शक्ति थी सब लगा दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये एहसास शुभम के लिए सचमुच भयानक था, लेकिन उसे ये मानते देर नहीं लगी कि सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटी दिखाने और बल बुद्धि वाली हरकत पर भरोसा करके दरवाजा खोलने का उपाय खोजने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ दरवाजे को खुलने से रोकने के लिए असल में कोई पत्थर, चट्टान या ऐसी कोई भारी चीज थोड़ी रखी गई थी जिसे बल प्रदर्शन करके हटाया जा सकता, बल्कि यहाँ तो एक ऐसी जादुई शक्ति थी जिसे बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा सकता है। जल्दी करो, ये खुशबू खत्म होते ही इन बुरी शक्तियों के चपेट में आ जाऊंगा और ऐसे मेरी मौत निश्चित है। जगन जी के हाथ पर एक चीज तैयार थी जो इस प्रोसेस में काम आती। अब वो क्या थी वो ही जानते थे। वो अपने सामने अधिक से अधिक बुरी और नेगेटिव एनर्जी वाली आत्माओं को देख पा रहे थे। उनका पूरा शरीर बहुत असहज लग रहा था और इधर शुभम के पास अब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चाहे वो कोई भी तरीका अपनाता, दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। शुभम धीमी आवाज में बोला, अरे, ना इसे अंदर की तरफ पुश कर पा रहा हूँ, ना ही इसे बाहर की तरफ खींचा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ अलग ही तरीके से हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। फिर उसे कुछ सूझा और उसने जगन जी से एक और तरीका आजमाने के लिए कहा। शुभम ने उनको 13वीं मंजिल से 14वीं मंजिल पर जाने के बजाय 15वीं मंजिल से 14वीं मंजिल तक नीचे जाकर देखने के लिए कहा। क्योंकि 13वीं मंजिल को खोलने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए दूसरे तरीके से आगे बढ़ना बेहतर था। आखिरकार जिंदगी के सफर में भी सफर चाहे कितना ही बुरा क्यों न कट रहा हो, लेकिन कम से कम हर मंजिल पर पहुंचने का कोई न कोई रास्ता तो हमेशा होता है। तुम स्मार्ट तो हो, लेकिन इन भूतों के बारे में क्या सोचा है? इनसे कैसे बचना है? सच में ये सवाल बड़ा था, क्योंकि सामने वाली पार्टी को कमजोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती थी। वो भी तब जब वो नॉर्मल कोई इंसान नहीं, हजारों बुरी शक्तियों से घिरे हुए भूत प्रेत हों। लेकिन इस वक्त शुभम के पास ज्यादा वक्त नहीं था, चाहे वो उनका सामना कर पाता या नहीं, लेकिन उसे अपने रास्ते में आगे तो बढ़ना ही था। क्या होगा शुभम के साथ? कहीं शुभम फिर कुछ खो ना दे इस लड़ाई में? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर की ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को